गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जीआर संभव ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? दो वर्ड है इसमें, पहला इलेक्ट्रो, दूसरा स्टैटिक। देखो, सबसे पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब हम जिसमें चार्ज की स्टडी करेंगे, आवेश के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है चार्ज अथवा आवेश। क्या? चार्ज अथवा आवेश। स्टैटिक का मतलब यदि हम आवेश की विरामावस्था में अध्ययन करें, यदि हम चार्ज का विरामावस्था में अध्ययन करें तो उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक अर्थात स्थिर विद्युतिकी। क्या? यदि हम आवेश की विराम अवस्था में अध्ययन करें उसे क्या कहेंगे? स्थिर विद्युतिकी। ठीक है। सबसे पहले आवेश क्या होता है पता होना चाहिए। आवेश क्या होता है, या इंग्लिश में कहें तो चार्ज क्या करता है। सबको पता है चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज, अर्थात घनायन और ऋणायन। कोई भी परमाणु है उसकी संरचना कैसी है? उसमें क्या होगा? एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा। सेंटर में क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उसकी कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। क्या? इलेक्ट्रॉन उनकी कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। हमें पता है प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, याद रखो, पॉजिटिव। कैसा? पॉजिटिव, अर्थात प्रोटॉन पे चार्ज होता है घनायन, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल, अर्थात इस पे कोई चार्ज नहीं होता। हमारे पास बचा क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा? नेगेटिव। तीन चीज़ें पढ़ी, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दो प्रकार के चार्ज हैं, पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बारे में हम देखते हैं कि चार्ज में क्या क्या है। देखो, सबसे पहले कई बार क्वेश्चन आता है क्वांटीकरण क्या होता है, अर्थात क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटीकरण क्या कहेंगे? क्वांटीकरण। देखो, सीधी सी भाषा में यह अर्थ है, आपने कभी सुना है क्या 1.5 गुलाम, 2.5 गुलाम, 3.25 गुलाम, 4.5? नहीं सुना ना। अर्थात जो चार्ज होगा वह कैसा होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन, जो भी चार्ज होगा यह गुलाम होगा। ठीक है। चार्ज की इकाई क्या है? यदि इकाई की बात करें तो क्या है? गुलाम। क्या? गुलाम। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वांटीकरण अर्थात Q इक्वस टू क्या होगा? NE। Q इक्वस टू क्या होगा? NE। N क्या है? एक पूर्णांक है। N क्या है? एक पूर्णांक है। N क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। E क्या है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? याद रखना है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यदि आपको कोई पूछे सबसे छोटे आवेश कितना होगा, सबसे छोटा आवेश सबसे छोटा कब होगा? Q इक्वस टू क्या होगा? NE। N कितना लिख दूँ? N बराबर लिख दो 1। कितना? 1। और E बराबर कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19। तो
तो ये क्या हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद चार्ज की पहली प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन अर्थात क्वांटीकरण, दूसरा है इसका संरक्षण अर्थात चार्ज संरक्षण का नियम अर्थात कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश के संरक्षण, संरक्षण का मतलब क्या है? उसे बचाना अर्थात कोई भी एक आइसोलेट सिस्टम है। अब आप पूछोगे सर आइसोलेट सिस्टम क्या होता है? देखो इसमें यदि हम डिस्कस करें तो देखो क्या है, कोई भी एक पृथक्करण, एक ऐसा सिस्टम जो खुद में एक, देखो ये है, ये है, इसमें ए है, ये बी है, ये क्या है सी, तीन इसमें कोई एटम्स हैं या परमाणु है, उसमें क्या क्या है ए बी और सी, तीनों का चार्ज यदि ये 2 कूलम है, ये 3 कूलम है और ये 3 कूलम है, यदि हम इन तीनों को इस पूरे सिस्टम का नाम मैं कह दूं, यदि इसका नाम है जी, क्या है जी, इस पूरे सिस्टम जी का नेट चार्ज कितना होगा? आप कहोगे सर 2 + 3 + 3 कूलम, ठीक है, यही तो कहोगे। आपने किस प्रकार का, आपने इस बात पर कहा कि जो चार्ज है इस पूरे सिस्टम का, ना तो आप चार्ज को तोड़ सकते हो ना इसमें कुछ जोड़ सकते हो। किसी एक आइसोलेट सिस्टम के लिए, किसके लिए? एक ऐसा सिस्टम जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसका चार्ज हमेशा यही रहेगा। पूरे सिस्टम का चार्ज कितना रहेगा? पूरे सिस्टम का चार्ज रहेगा 8 कूलम। कहने का मतलब है A + B + C हमेशा कितना रहेगा? 8 कूलम। कितना? 8 कूलम। हमने चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी कि चार्ज को हम जोड़ सकते हैं सीधे, उसके बाद चार्ज में क्वांटीकरण होता है अर्थात Q = NE होता है। यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो उसके बाद हम कूलम के नियम की बात करते हैं। कूलम का नियम देखो, अब मैं आपको कहूँगा कि आपका पढ़ा हुआ है, आपको सर कब पढ़ा है? क्लास 11th में नहीं पढ़ा? गुरुत्वाकर्षण का बल वो तो पढ़ा होगा, F = G m1 m2/d² या r² पढ़ा या नहीं पढ़ा? अब बोलोगे सर पढ़ा है। बस वही है, इसमें ये G क्या है? एक स्थिरांक है। क्या है? स्थिरांक है, कांस्टेंट है, उसकी फिक्स वैल्यू है। m1 और m2 क्या है? 2 अलग अलग बॉडी है। क्या है? 2 अलग अलग सिस्टम है, निकाय है। उसी प्रकार यदि 2 चार्ज, ये Q1 है और ये क्या है? Q2 है। क्या है? Q1 और Q2 है। कितने चार्ज हैं? 2 चार्ज। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? R है। क्या है? R है। तो कूलम साहब ने कहा कि इनके बीच में लगने वाला बल Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होगा। वापस सुनना, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के बराबर होगा, गुणनफल के समानुपाती होगा, सॉरी। अर्थात जो F है वह कितना होगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, F समानुपाती है Q1 और Q2 के। अब समानुपाती का मतलब तो आप समझते हो क्या होता है? F कब बढ़ेगा? जब Q1 बढ़ेगा। F कब बढ़ेगा? जब Q2 बढ़ेगा। दूसरा, F व्युत्क्रमानुपाती है उनके बीच की दूरी के वर्ग के। याद रखना यहाँ पर स्क्वायर लगाया है, अर्थात जो Q1 और Q2 के बीच की दूरी है, Q1 और Q2 के बीच की दूरी है, उनका वर्ग करेंगे
उसके समानुपाती है। तो कहा ठीक है सर, इसको ऐसे लिख दो, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, लिख दिया। इसके बाद क्या होगा, हटाना पड़ेगा या नहीं हटाना पड़ेगा इस चिन्ह को? ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि इस चिन्ह को हटाने के लिए क्या करते हैं, इस चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक किसी कांस्टेंट को काम में लेते हैं। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर K क्या है, K एक स्थिरांक है। K क्या है, एक स्थिरांक है। स्थिरांक का मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है। K की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर। देखो अब हमें निकालनी है K की इकाई, रटना नहीं है। K की इकाई कैसे निकालें, K को उधर रख लो तो क्या हो गया, F × आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 ये किसके बराबर है, K के। ठीक है, बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन। क्या, न्यूटन। लंबाई की इकाई क्या होती है, मीटर। उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। बस सीधा सा है। कूलम्ब का नियम क्या है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जो K है, यहाँ पर जो K है, K को क्या लिखते हैं हम, K इक्वल टू 1/4πε0। K इक्वल टू क्या है, 1/4πε0। एप्सिलॉन क्या है, किसी मीडियम में उसकी परमेबिलिटी, अर्थात जो कूलम्ब का नियम है, क्या वो माध्यम पर निर्भर करता है? तो क्या कहोगे, हाँ करता है। कूलम्ब का जो नियम है वह माध्यम पर निर्भर करता है। किस पर, माध्यम पर। ठीक है, इसकी इकाई क्या हो जाएगी, इसकी जस्ट उल्टी क्या हो जाएगी, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो कूलम्ब का नियम है उसकी क्या क्या गुण हैं ये भी पता होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, तो वो भी देख लेते हैं। देखो जो कूलम्ब का नियम है, सबसे पहले वह किस पर आधारित है, तो आप कहोगे कि यह, अर्थात जो Q1 ने Q2 पर बल लगाया, वह बल Q2 Q1 पर लगाएगा नहीं लगाएगा, लगाएगा। Q1 पर जितना बल Q2 लगाएगा, Q2 पर उतना बल लगाएगा Q1। तो यह आपके हैं सेंट्रल फोर्स, अर्थात केंद्रीय बल। केंद्रीय बल क्या होते हैं, देखो मैंने कहा ये Q1 है और ये Q2 है, इनके बीच में ये कैसे जुड़े होने चाहिए, बिल्कुल सीधे। कैसे, इनके सेंटर कैसे जुड़े होने चाहिए, सीधे। ऐसे नहीं है कि ये Q1 है और ये क्या है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि ये Q1 ले लो, ये क्या है Q2। इस प्रकार से नहीं है, इस प्रकार से नहीं है, इस प्रकार से होगा जब ही कूलम्ब का बल इन पर लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है, ये कैसे, सेंट्रल फोर्स। दूसरा यह है जो गति का तृतीय नियम क्या है, क्रिया होगी वहाँ पर क्या होगी, प्रतिक्रिया। क्रिया होगी वहाँ पर क्या होगी, प्रतिक्रिया। अर्थात ये कैसे हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर, क्रिया प्रतिक्रिया युग्म। कैसे हैं, क्रिया प्रतिक्रिया युग्म। ठीक है, दोनों चीज़ें एक साथ हो गई, क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है और दूसरा क्या है, यह है जो सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, दोनों एक साथ होंगे। जो एक चीज़ वापस बता रहा हूँ, F1 2 इसको क्या कहेंगे, Q1 पर बल Q2 के कारण
Q1 पर बल Q2 के कारण अर्थात फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, एक पर बल दूसरे की वजह से। ठीक है, बल कैसी इकाई है, सदिश या अदिश? सदिश। बल कैसी इकाई है, सदिश इकाई है। उसके बारे में भी हम देखेंगे। इसके वेक्टर फॉर्म के बारे में देख लेते हैं। हम इसके वेक्टर फॉर्म में देखते हैं आगे। सबसे पहले वेक्टर क्या होता है, मैंने बताया था। वेक्टर क्या होता है अर्थात सदिश क्या होता है, जिसमें परिमाण हो प्लस उसकी क्या हो, दिशा हो। परिमाण हो और उसकी दिशा हो, ये क्या होता है? देखो भाई, मुझे पॉइंट ए से बी पर जाना है, पॉइंट ए से बी पर जाना है। हो सकता है कि आप इस प्रकार से जाओ, एक रास्ता, ठीक है। दूसरा इस प्रकार से जाओ, दूसरा रास्ता। तीसरा ये रास्ता, ठीक है। हमने नहीं कहा कि इसमें किस प्रकार से जाओ, लेकिन मैं कह दूं कि यहाँ से यहाँ तक जाओ, यहाँ से यहाँ तक जाओ। मैंने एक दिशा बता दी और पॉइंट बता दिया। मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर इस दिशा में जाओ, जिसमें परिमाण भी है और क्या है, दिशा भी है। वो क्या होता है, सदिश होता है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। वेक्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं। सपोज करो कोई एक सिस्टम है इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या है, मूल बिंदु, ठीक है। यहाँ पर ये है Q1, यहाँ पर ये है Q2। ये क्या है, Q1 और ये क्या है, Q2, ठीक है। यदि मैं इसका पोजीशन वेक्टर लेता हूँ यहाँ से, यदि हम इनको मूल बिंदु से जोड़ दें, क्या करें, मूल बिंदु से जोड़ दें। ध्यान रखना ये कितनी डिस्टेंस है, इसको लिखेंगे R1 से 2 की तरफ, R1 से 2 की तरफ। कहाँ से कहाँ, R1 से 2 की तरफ। इधर क्या होगा, R2 से 1 की तरफ। दिशा का बहुत महत्व है, फिजिक्स में दिशा का बहुत महत्व है। ये क्या है, R1 से 2 की तरफ। ये किधर से किधर जा रहा है, देखो ये Q1 है और ये क्या है, Q2 है। ये दोनों हम मान लेते हैं दोनों समान प्रकृति के हैं। ये प्रकृति का नियम है। समान चीज़ों में क्या होता है, विकर्षण, अपोजिट में आकर्षण। ये दोनों पॉजिटिव हैं। मैं लिख रहा हूँ बल F12 का मतलब क्या हो गया, एक पर बल दूसरे की वजह से। ये पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है। ये क्या करेगा, इसका धक्का लगाएगा, मतलब इस पर बल लगेगा F12। समझ में आया क्या, ये इस पर बल लगाएगा F12, इस पर बल लगाएगा F21। देखो हमें सपोज करो ये 2 पॉइंट है, ये Q1 है और ये Q2 है। ये क्या है, Q1 और ये Q2। मैंने इसको पकड़ लिया, क्या किया, इसको पकड़ लिया, इसको ज़्यादा पकड़ लिया। अब ये किस तरफ जाएगा, ये जाएगा, आप कहोगे सर इस तरफ जाएगा। इसको इससे पकड़ लिया, ये धक्का किस तरफ देगा, उस तरफ। इसको पकड़ लिया, इस पे धक्का लगा उस तरफ, मतलब इसने बल किस तरफ लगाया, उस तरफ। कितना लगाया, F21। अब मैंने इसको पकड़ लिया, मैंने क्या किया, इस Q2 को पकड़ लिया। तो ये Q1 किस तरफ भगेगा, उस तरफ। मैंने इसको क्या किया, पकड़ लिया। Q1 किस तरफ भगेगा, इस तरफ। इस तरफ भगेगा तो इस पर बल कितना लगेगा, F12। दोनों बल बराबर हैं, F12 बराबर है F21 के, F12 बराबर है F21 के। मैं कह सकता हूँ कि जो
F12 बराबर है F21 के। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं इधर लिख दूँ F12, इधर क्या हो जाएगा F21। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं हमें क्या करना है। मैंने परिभाषा लिखा ही, सदिश क्या होता है? परिमाण और उसका इकाई दिशा। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि मैं निकालूं F12 वेक्टर, क्या F12 किस डायरेक्शन में है? देखो इस डायरेक्शन में है F1, इसका इकाई सदिश क्या है? F2R, सॉरी कितना है? ये है R21। बल कितना लग रहा है? F12 इस डायरेक्शन में है तो हम वो भी क्या लेंगे? F21। इधर देखो F21 क्या है? इधर ध्यान से देखो, इसमें इकाई वो जो आप दिशा ले रहे हो कौन सी होगी? F12 में कौन सी है? R21। देखो क्या होगा? मॉडुलस ऑफ F12 इंटू R21 कैप। ध्यान रखने की चीज़ इतनी सी है, यहाँ पर F12 आएगा तो इकाई सदिश क्या आएगा? 12 में क्या आएगा? 21, 21 में क्या आएगा? 12, 12 में क्या आएगा? 21, 21 में क्या आएगा? 12। जो हमने पहले निकाला था परिमाण तो उतना ही होगा। कितना होगा? K Q1 Q2Y हमें पता है R12 का मैग्नीट्यूड R21 के बराबर होगा। इधर से नापो चाहे इधर से नापो, ये मार्कर है। ठीक है, इधर से नापो या इधर से नापो, इसकी जो नेट लंबाई है वो कितनी आएगी? सपोज करो 10 सेंटीमीटर, तो कितनी आएगी? 10 सेंटीमीटर। इधर से नापोगे तो भी 10 सेंटीमीटर, इधर से भी नापोगे 10 सेंटीमीटर। मैं लिख दूँ R12 का होल स्क्वायर। अब ये है इकाई सदिश। सरी इकाई सदिश क्या होता है पता ही नहीं, मैं तो 11वीं में पढ़ाई नहीं की, तो ध्यान दो। इकाई सदिश लिख देता हूँ। इकाई सदिश क्या होता है? परिमाण, जो सदिश है उसका परिमाण अपॉन सदिश, वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन वेक्टर। ठीक है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये क्या होगा? वेक्टर, ध्यान वापस से एक बार इसको करेक्ट कर लेना। वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, अर्थात सदिश बटा परिमाण। बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये क्या है? R21, तो इसको क्या लिखेंगे? इसको इकाई सदिश में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? ये R21 वेक्टर अपॉन R21। यहाँ तो कोई डाउट है क्या? नहीं होना चाहिए। F12 क्या होगा? K Q1 Q2 बाई R12 लिखो चाहे R21 लिखो, परिमाण दोनों का क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर। तो क्या होगा? R12 का होल क्यूब 2 और 1 3 इंटू R21। सिमिलर यदि हम इधर लिखना चाहिए F21, बताओ क्या होगा? बिना देखे क्या लिखोगे सर? K Q1 Q2 बाई R12 का होल क्यूब इंटू यहाँ पर क्या है? 21, तो ये क्या हो जाएगा? R12। बहुत सिंपल है। अर्थात F12 बराबर होगा
माइनस F21K। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्या सिद्ध होता है, जो दोनों बल है वह कैसे हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। F12 होगा जितना ही F21 होगा, अर्थात जो एक पर दूसरा बल लगाएगा उतना ही दूसरा पहले पर लगाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। बहुत सिंपल है, एक बार आप ट्राई करोगे तो सब समझ में आएगा। मैं अगेन आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ एंड थैंक यू सो मच।